हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स। तो आपको पता है कि हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमको आंसर्स की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, हमको फिक्र इस बात की करनी है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, क्या थ्योरी यूज़ हो रही है, कहाँ हमसे मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ हम टाइम सेव कर सकते हैं। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। तो ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, आप एग्ज़ाम में अपनी स्पीड दिखाएंगे। यहाँ पर हमको उन कॉन्सेप्ट्स को और कॉन्क्रीट करना है। तो आपको साथ साथ सॉल्व करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। जो भी फैक्ट फॉर्मूला आपको इसमें दिखाई देता है उसको अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ज़रूर लिख लेना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फ़ायदा क्या होता है, तो हमको ये पता लगता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उस एग्ज़ाम के लिए। इन सब बातों का पता लगता है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो अब भाषण बंद करके क्वेश्चन पर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है सितंबर 5, 2020 में पूछा हुआ। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C and 2C are charged to potential difference V and 2V respectively. These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of this configuration is. तो क्या बोला हमसे, दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटी है C, दूसरे की कैपेसिटी है 2C। C और 2C ये कैपेसिटीज़, और इनको चार्ज किया है अप टू वोल्टेज V एंड 2V रिस्पेक्टिवली। कैसे करते हैं किसी कैपेसिटर को चार्ज, तो उसकी प्लेट्स को सेल या बैटरी के टर्मिनल्स के साथ में जोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद कैपेसिटर की प्लेट्स पर वही वोल्टेज अपीयर हो जाता है जो उस सेल या उस बैटरी का है। और होता क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स पर आ जाते हैं चार्जेस। पहली प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उस पर यदि प्लस Q आता है तो दूसरी प्लेट पर आता है माइनस Q। तो नेट चार्ज कैपेसिटर पर ज़ीरो होता है। पर जब हम बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो हम बात कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। तो मान लिया कि इसके ऊपर आया Q1 चार्ज चार्जिंग के बाद, और इसके ऊपर आया चार्ज Q2। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि कैपेसिटर ये चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। ऐसा नहीं है, ये एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी आप जानते हैं हाफ CV², वन ऑफ द फॉर्मूलाज। हाफ CV² एनर्जी स्टोर हो जाती है जब कैपेसिटी C के कैपेसिटर को वोल्टेज V तक हम चार्ज करते हैं। तो ये जानकारी हमको दी हुई थी कि C और 2C ये थी कैपेसिटीज़, वोल्टेजेस V और 2V। फिर किया क्या, दोनों कैपेसिटर्स को जब उनको हमने चार्ज कर लिया उसके बाद उनकी प्लेट्स को किस तरह कनेक्ट किया है, तो ऑपोजिट जो टर्मिनल्स हैं या पोलैरिटीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में आपको यदि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है मिस्टेक होने की। यदि आपका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा कि हाउ दे आर कनेक्टेड, यहाँ साफ तौर पर बोला हुआ है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से उनको कनेक्ट किया है। ये पहला कैपेसिटर हो गया और ये हो गया दूसरा कैपेसिटर। जब इनको चार्ज कर लिया तब आपस में इनको पैरेलल में इस तरह कनेक्ट किया है कि पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होता क्या है, अब जो थॉट साथ में आना चाहिए आपको आपके दिमाग में, वो क्या कि ये जो क्वेश्चन है ये है एक्चुअली, आपने कहाँ पढ़ा है इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, कैपेसिटी वाले चैप्टर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, या आप जानते हैं लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, उससे ये सॉल्व होगा। अब यहाँ लॉस तो पूछा नहीं, हमसे पूछा हुआ फाइनल एनर्जी कन्फिग्रेशन की कितनी होगी। तो किस तरह इनको कनेक्ट किया, यह है कैपेसिटी C का, वोल्टेज था उसका V, चार्ज कितना होगा इसके ऊपर पहले कनेक्ट करने के पहले, तो उसको आप लिख सकते हो Q = CV। और ये बेस्ट फॉर्मूला है। जब भी कैपेसिटी का क्वेश्चन हो तो C = Q/V की जगह
Q इज इक्वल टू सी वी याद लाना चाहिए। फिर जो आपको चाहिए हो, C चाहिए तो Q बाई वी, V चाहिए तो Q बाई C हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा पहले कैपेसिटर पर, तो वो होगा कैपेसिटी इंटू वोल्टेज। और ये दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 2C, वोल्टेज है 2V, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 4CV। तो नेट चार्ज सिस्टम का कितना है, तो नेट चार्ज है 5CV। यदि हमको सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालना होती तब हम इस बात की फिक्र करते, पर हमको चाहिए है सिस्टम की फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी चाहिए सिस्टम की। तब आपको पता है कि जब इस तरह से हम इनको कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर्स को, तो चार्जेस का होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये चार्जेस डिस्ट्रॉय होंगे और फाइनली दोनों के अक्रॉस कुछ सेम पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो पूरी स्टोरी आपने सुनी, पर दिमाग में तो यही आना था आपके कि दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, फाइनली इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं हम VC। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, नॉट इक्विवेलेंट। वो बात अलग है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट भी C1 प्लस C2 ही होगा, पर यहाँ हमको बोलना चाहिए टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो वैल्यूज़ डाल के आप VC निकाल सकते हैं, पर यहाँ गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी है यदि आपका ध्यान इधर नहीं गया है तो, कि ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट हुए हैं, ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट हुए हैं। ये यदि ध्यान में नहीं आया तो यहाँ गलती हो सकती है। तो करना क्या पड़ेगा हमको, यहाँ टोटल चार्ज जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो चार्जेस को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रॉय होंगे। तो याद रखें कि जब भी ऑपोजिट टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, तब यहाँ जो आता है न्यूमरेटर में वो टोटल चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ चार्जेस आएगा। Q1 माइनस Q2 मैंने लिख लिया, यानी जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो वैल्यूज़ डालकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यू सिस्टम में बाद में आपको बताता हूँ, है ना। आपको चाहिए सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो निकालेंगे बाद में। अब यहाँ वैल्यूज़ डालकर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो Q1 माइनस Q2, तो अब CV बड़ा है या 4CV, 4CV लार्जर है, तो 4CV माइनस CV करके इसको लिख लेंगे 3CV। ये होगा टोटल चार्ज, डिस्ट्रॉय हो गया। कितना डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो 2CV के बराबर डिस्ट्रॉय हो गया इस तरह के कनेक्शंस लगाने पर। और नीचे आएगी टोटल कैपेसिटी, और टोटल कैपेसिटी होगी 3C। तो कुल मिलाकर वोल्टेज कितना हो गया कॉमन, वो हो गया V। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा V के बराबर। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए U सिस्टम, फाइनली कितनी एनर्जी है उस सिस्टम के पास में, सिस्टम मतलब दोनों की मिलकर। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी हाफ C इक्विवेलेंट टाइम्स कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर इस फॉर्मूले से। तो C इक्विवेलेंट है, अब ये टोटल नहीं है, इक्विवेलेंट है। वो बात अलग है कि क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो C इक्विवेलेंट और टोटल एक ही होगा। तो यहाँ लिखना है हमको 3C और VC स्क्वायर, VC स्क्वायर इज V स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। VC कितना आया है, VC आया है V, तो ये हो गया 3/2 CV स्क्वायर। यही है सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो हमने अभी बहुत सारा डिस्कशन किया इसलिए, अदरवाइज ये कुछ सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। बस आप जो है वो डिविएट ना हो, ऐसा ना हो कि आप इनिशियल एनर्जी निकालने बैठ जाएं। इनिशियल एनर्जी की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो क्या होगी, हाफ पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी उसका वोल्टेज स्क्वायर प्लस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी जो 2C है और उसका पोटेंशियल 2V स्क्वायर, 2V होल स्क्वायर आई मीन, तो 4V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब आप कैलकुलेट करेंगे U इनिशियल, तो आप टाइम ख़राब कर रहे हैं।
आपको तो फाइनल चाहिए, फाइनल में क्या क्या लगता है अब याद रखें, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। और कॉमन पोटेंशियल निकालते समय याद रखें कि न्यूमरेटर में यहाँ पर हमको चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट किया होता तो फिर ठीक था, Q1 प्लस Q2 आप कर लेते। हाल फिलहाल आंसर 3/2 CV स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, September 5th 2020 में पूछा हुआ। इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एज। तो आप देख रहे हैं 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और ये बीच वाला 5 माइक्रोफैरड का, और 2 सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं 6 वोल्ट के। हमको बताना है इस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे KCL लगाकर, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को कहते हैं जंक्शन रूल, और ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। तो ये नेटवर्क जो है ये कैपेसिटर नेटवर्क है। तो जब रेजिस्टर नेटवर्क होता है तब हम बोलते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही ये बेस्ड होता है। क्या लिखा हुआ है ये, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। और यदि कैपेसिटर नेटवर्क में इसको लगाना है जंक्शन रूल को, तो हम ऐसा बोलने लगते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। तो दोनों एक ही बात है। तो अब हमको 5 माइक्रोफैरड पर फाइंड आउट करना है चार्ज। तो अभी मान लेते हैं कि सर्किट ओपन है तो अभी तो चार्जेस 0 होंगे तीनों पर। जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे, ये RHS वाला भी और LHS वाला दोनों को जब क्लोज करेंगे तो इस 6 वोल्ट की बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इससे आएगा चार्ज इसके ऊपर, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव होगा। और ये क्यों आया है, इंडक्शन से। इसी तरह ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे सेल का, इससे भी चार्ज आएगा इसके ऊपर कितना, पॉजिटिव, और इस पर आएगा नेगेटिव। इस तरह से चार्जेस सप्लाई होंगे। हम मान लेते हैं कि इस वाली बैटरी ने LHS साइड में जो है उसने Q1 चार्ज सप्लाई किया, मतलब 2 माइक्रोफैरड की प्लेट्स पर प्लस Q1 और माइनस Q1 चार्जेस हैं, और 4 माइक्रोफैरड की प्लेट्स पर प्लस Q2, ये राइट हैंड साइड वाली, और लेफ्ट हैंड साइड वाली पर है माइनस Q2। तो इन दोनों बैटरीज ने जो चार्जेस सप्लाई किए वो हैं Q1 और Q2। अब इस जंक्शन की बात करेंगे। ये जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ पर ये एलिमेंट्स मीट हो रहे हैं, तीनों कैपेसिटर्स, इसको मान लेते हैं X, और इसका पोटेंशियल V0 मान लेते हैं। आगे इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, पर उसके पहले हम ये मान लेंगे कि इस 5 माइक्रोफैरड ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर आया है चार्ज Q3, ऐसा हमने मान लिया। अब ध्यान से देखें तो इन तीनों कैपेसिटर्स की ये प्लेट्स, ये वाली प्लेट, इसको मैं अलग ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ ब्रोकन लाइन से, 5 माइक्रोफैरड की ये, और ये वाली प्लेट 4 माइक्रोफैरड की। इन तीनों प्लेट्स की यदि हम बात करेंगे तो ये तीनों प्लेट्स कैसी हैं, आइसोलेटेड, मतलब किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इनिशियली सर्किट को क्लोज करने के पहले इन तीनों प्लेट्स पर कितने थे चार्जेस, 0। और यदि ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो बाद में भी जब चार्जेस सप्लाई हो जाएंगे 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों कैपेसिटर्स को, तब भी जो नेट चार्ज है इन तीनों प्लेट्स पर उसे 0 ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आइसोलेटेड हैं। तो ये चार्ज आएगा कहाँ से, यदि इस प्लेट पर अपीयर होगा तो Q3 यदि अपीयर होगा तो आएगा कहाँ से, तो वो आएगा इंडक्शन से। ये भी चार्जेस क्यों आए हैं, ये आए हैं इंडक्शन से। तो इस वाले पहले कैपेसिटर की ये जो इस तरफ है LHS में, इसकी दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज है, वो है माइनस Q1। राइट हैंड साइड वाले इस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पर कितना चार्ज है, तो वो है माइनस Q2।
और ये अननोन है कि इस प्लेट पर कितना आएगा 5 माइक्रोफैरेड की इस अपर प्लेट पर, उसको हम लिख लेते हैं प्लस Q3, पर इनका सम 0 होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स जंक्शन रूल। नेट चार्ज पहले भी 0 था तो अब भी वो 0 होगा, और इस तरह से हमको यहाँ से Q3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो Q3 कितना होगा, तो होगा Q1 प्लस Q2। इसका मतलब ये जो अपर प्लेट है 5 माइक्रोफैरेड की, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव में इतना चार्ज, और लोअर प्लेट पर इतना ही नेगेटिव होगा, इतना ही नेगेटिव होगा। और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे Q1 और Q2 वो बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल्स पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत पॉपुलर सवाल है, इसी तरह से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा किरचॉफ के लॉ से। अब चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, तो कैपेसिटी वाले चैप्टर में जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि Q इज इक्वल टू CV, ये याद रखना चाहिए। ये बढ़िया फॉर्मूला है, जब भी कभी आपको C चाहिए या V चाहिए या Q चाहिए, आप तो इसको याद रखो, Q इज इक्वल टू CV। C चाहिए तो Q बाई V, V चाहिए तो Q बाई C, Q चाहिए तो CV। तो Q इज इक्वल टू CV, इससे आपको याद लाने चाहिए ये सभी फॉर्मूले, और हैबिट होने के बाद तो याद भी नहीं लाना पड़ेगा, आपको इतनी हैबिट हो जाएगी कि वो हाथ से सही लिखा जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV ये हमको लगाना है। अब Q3 क्या हम लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको हम 0 मान लेते हैं। ये O जो लिखा हुआ है यहाँ पोटेंशियल हम 0 रिगार्ड कर लेते हैं। इसकी ग्राउंडिंग भी आप कर सकते हो, चाहो तो अर्थिंग कर सकते हो। इसको 0 मान लिया, इसका पोटेंशियल हमने V0 माना है, ये हाइयर है ये लोअर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V0 माइनस 0, और कैपेसिटी कितनी है 5 माइक्रोफैरेड। तो Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि ये चार्ज ही है Q3 5 माइक्रोफैरेड पर का चार्ज, तो कैपेसिटी लिख ली हमने 5 माइक्रोफैरेड। यूनिट को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप LHS RHS में यदि चार्जेस को माइक्रोफैरेड से फैरेड में कन्वर्ट करोगे भी तो भी वो कन्वर्शन फैक्टर तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो लेट इट बी इन माइक्रोफैरेड। तो 5 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा V0 माइनस 0। दिस इज अबाउट 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब Q1 की बात करेंगे, मतलब इसकी बात करेंगे कैपेसिटर 1 की। कैपेसिटर 1 की बात करोगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 6 वोल्ट और इस जंक्शन X का पोटेंशियल V0, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस V0, और कैपेसिटी है 2, तो 2 टाइम्स 6 माइनस V0, ये Q1 हो गया। सिमिलरली विल राइट Q2। Q2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 माइनस V0, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी 4 टाइम्स 6 माइनस V0, ये हो गया। इस तरह की इक्वेशन बड़ी सावधानी से बना लेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर डालेंगे, तो पहले V0 आ जाएगा, तो 5 V0 इधर LHS में इस तरफ, ये हो गया 12 माइनस 2 V0 प्लस 24 माइनस 4 V0, ये आया। तो 24 और 12 मिलकर हो गए 36, और 4 और 2 मिलकर हो गए 6 V0 इक्वल्स 5 V0। तो ये इस तरफ जाएगा 6 LHS में, तो 11 V0 हो गया। 11 V0 इज इक्वल टू 36, एंड सो V0 इज 36 बाय 11। तो आप घबराना मत, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतना टाइम कहाँ मिलता है हमको एग्जाम में। अभी ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ और आपको भी दिमाग में रखना है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो हैबिट बनेगी, तब गलतियाँ नहीं होंगी। सोचने में हमको समय ख़राब नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का देखा हुआ होता है, बहुत पॉपुलर है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। अब चाहिए क्या है आपको चाहिए चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर उस पर चाहिए चार्ज। तो कितना हो जाएगा, वो चार्ज होगा कैपेसिटी और वोल्टेज V0, ये आया है क्या हमारे पास, ये वैल्यू निकल कर आई है V0 की वैल्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस,
तो वो आया है 36/11, 36/11 वोल्ट, और उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, वो है 5 माइक्रोफैरड, और इसमें वोल्टेज का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 36 और ये 11, ये होगा वोल्ट, और माइक्रोफैरड इंटू वोल्ट, तो आंसर आएगा माइक्रोकूलम में। आंसर्स माइक्रोकूलम में ही दिए हुए हैं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 16.36 माइक्रोकूलम, 16.36 माइक्रोकूलम। अभी मैं किताब देख रहा था, उसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है, पर मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना चाहिए, 16.36 माइक्रोकूलम। और ये किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन का सवाल था, तो आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको 1-2 बार करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम अब क्या आ सकता है आपको, हो सकता है आप Q1 पूछ लें, या हो सकता है Q2 पूछ लें। तो अब V0 आने के बाद में Q1 Q2 निकालना भी आसान है, और Q1 Q2 का एडिशन वो इसके बराबर होना चाहिए, 16.36 के बराबर। तो Q1 जैसे आपको निकालना है, सपोज ऐसा आया क्वेश्चन, अब अगली बार तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस V0 इंटू 2 माइक्रोफैरड उसकी कैपेसिटी है, और यहाँ करना पड़ेगा आपको 6 माइनस 36/11, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, माइक्रोकूलम में ये आंसर आ जाएगा। इफ Q2 इज आस्क्ड तो उसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, और ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 36/11, तो आंसर आपका आ जाएगा। ये एक्चुअली वोल्ट यहाँ था, मैंने ये फाइनल आंसर की यूनिट लिखी हुई है, तो ये वोल्ट, और जब कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा माइक्रोकूलम में। तो आपको आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, सितंबर 4, 2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अ कैपेसिटर C is fully charged with voltage V0. After disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C/2. The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors is. अब इसमें एनर्जी लॉस पूछा हुआ है, तो जब लॉस पूछा होता है हमको, ये है वही सवाल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, और हमसे पूछा एनर्जी लॉस कितना होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन में, और मामला क्या है, कैपेसिटर है C जिसको चार्ज किया हुआ है वोल्टेज V0 तक, और फिर वोल्टेज सोर्स को हटाकर इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। चार्जेस का होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में कुछ एनर्जी हीट साउंड के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, तो एनर्जी का आता है लॉस, और वो हमसे पूछा हुआ है। तो शायद आपको इसका फॉर्मूला ही पता होगा हीट लॉस का, और ऑलरेडी लॉस बोला हुआ है, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम माइनस साइन इग्नोर कर दें तो वो जो फॉर्मूला होता है वो आपको शायद याद होगा, पर इसको हम एज अ डेरिवेशन भी करेंगे। जैसे मान लो ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, मैं आपको याद तो दिला रहा हूँ। यह है चेंज इन एनर्जी माइनस C1 अपॉन 2C1 प्लस C2, और बिल्कुल ऐसा ही एक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है कोलिजन वाले चैप्टर में, तो वो भी दिमाग में आपके होना चाहिए। तो ऐसा होता है वो फॉर्मूला, और क्योंकि यहाँ लॉस बोला हुआ है तो माइनस साइन आप हटा देना और लॉस निकाल लेना, आराम से इससे निकल आएगा। वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट आपको करनी है बस यहाँ पर इसको अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे फिर से एक बार, तो आप बोर मत होना, पूरा डिस्कशन सुनना, क्योंकि हो सकता है कभी ये फॉर्मूला आपके दिमाग से स्किप हो जाए, भूल जाएं आप, तो आप बगैर इस फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है C1 C2 की वैल्यू, C और C/2, यानी C टाइम्स C/2, ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू C प्लस C/2, 3C/2 हो जाएगा। तो ये आया, और इधर क्या होगा, V1 वो है V0, और दूसरा वाला तो अनचार्ज्ड है, तो 0 होकर ऐसा हो जाएगा, कैपेसिटीज़ का प्रोडक्ट अपॉन 2 टाइम्स कैपेसिटीज़ का सम, और इधर आता है इनिशियल जो पोटेंशियल्स थे उनके पॉजिटिव डिफरेंस का स्क्वायर। ये यदि याद आ गया तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ C² बाई 2 न्यूमरेटर में,
और इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 6c बाय, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, 3c/2 आएगा, 3c/2 आएगा। और क्या होगा, ये 2 कैंसिल होकर नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, 3c बच जाएगा, इफ आई एम राइट। हाँ, 3c बच जाएगा और साथ में यहाँ आएगा v0²। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी कुछ, तो भी ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 3c यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा, है ना, 3c। तो ये 1c से 1c कट कर कितना आ गया, ये 1/6 cv0²। तो जैसे मुझसे हुई यहाँ मिस्टेक, आपसे भी हो सकती है, तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आंसर है cv0²। तो आंसर डी इज करेक्ट। पर मान लो आप भूल गए, ये आपको याद ही नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तब आप क्या करोगे? तो आप अपने थ्योरी के नॉलेज से इसको कर सकते हो। क्या बोला उसने, कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटी है C, V0 वोल्टेज तक उसे चार्ज किया है, एक कहानी। दूसरी बात वो ये कह रहा है एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है C/2 का, और वो है अनचार्ज। इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 0 है, चार्ज भी 0 होगा। अब जब इनको पैरेलल में आपस में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो निकाल कर रख लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज में एक ही पर है चार्ज इनिशियल पहले वाले पर, और टोटल कैपेसिटी क्या होगी, C + C/2, 3c/2, 3c/2 ऐसा होगा। तो ये होगा cv0 और ये हो जाएगा 2/3c। c और c कैंसिल होकर ये आ गया 2v0/3। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। और c इक्विवेलेंट कितना होगा, c इक्विवेलेंट, तो क्योंकि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो पैरेलल में फॉर्मूला लगता है C1 + C2, यानी C + C/2 दैट इज 3c/2। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। ये सब कब होगा, शेयरिंग के बाद, चार्जेस की शेयरिंग के बाद कॉमन पोटेंशियल ये होगा और सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो होगा 3c/2। ये बाद की कहानी। तो बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बाद की एनर्जी मैं लिख रहा हूँ हाफ C इक्विवेलेंट इंटू Vc² से। तो C इक्विवेलेंट इज 3c/2 एंड ये इसका स्क्वेयरिंग होगा, इसका स्क्वेयरिंग होगा तो ये हो जाएगा 4v0²/9। ये होगी बाद की एनर्जी सिस्टम के पास। और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, तो इनिशियल तो सिर्फ इसके पास थी पहले कैपेसिटर पर, हाफ cv0²। तो मैंने किया क्या है, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी बोल दिया गया था, और एनर्जी का यदि लॉस हुआ है तो इनिशियल ज़्यादा होगी और फाइनल कम होगी। तो मैंने लार्जर माइनस स्मॉलर कर दिया ताकि आंसर मेरा पॉजिटिव में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे ये है सिस्टम की इनिशियल एनर्जी और ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की एनर्जी। इनका सब्ट्रैक्शन ही हमको देगा लॉस ऑफ एनर्जी। और इन केस आप इसमें से सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते और माइनस आता तो माइनस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या बोल रखा है उसने, लॉस, तो माइनस इग्नोर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, और ये 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, और ये 2 से ये भी कैंसिल 2, यानी ये हो गया 1/3 cv0²। तो दोनों में से cv0² तो आ रहा है कॉमन दोनों ही टर्म्स में से। अंदर यहाँ बचेगा 1/2 और इधर क्या बचेगा, इधर 1/3 बचेगा, क्या 2/3। ये 2/3 तो नहीं है कहीं, ये हाफ था, ये 3c/2 था, तो 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 1/3 हुआ और हमने cv0² बाहर किया हुआ है। तो cv0² बाहर जाने से ये बचेगा 1/3। तो क्या हुआ अब ये, तो ये हुआ cv0², एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1,
यानी हमको वही आंसर मिल गया 1/6 CV0²। तो हम इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं होते। फिजिक्स में कई जगह ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं आएगा हमारा काम नहीं बनेगा, पर यदि आपने थ्योरी की होती है, वो डेरिवेशन माइंडफुली किया हुआ है, सोच समझ कर किया हुआ है, तो आप उस डेरिवेशन पर जाकर भी अपना काम चला सकते हैं उस फॉर्मूले के भूलने पर, या कम से कम आप उसको क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो थ्योरी से कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये तो आसान सा दिख रहा है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रो कूलम। 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं आपको। C1 इज 15 माइक्रोफैरड, C3 इज 8 माइक्रोफैरड। हमको बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, और क्या बोल रहे हैं आगे, एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज 20 वोल्ट। C2 के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है और टोटल चार्ज दे रखा है 750 माइक्रो कूलम। हमको बतलाना है, क्या बताना है, चार्ज ऑन C2, मतलब हम Q2 बतलाएंगे, Q2 बताएंगे। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब जो इस बैटरी ने सप्लाई किया होगा, इस बैटरी ने सेंड कितना किया होगा, 750 माइक्रो कूलम चार्ज। ये टोटल चार्ज है इस नेटवर्क का। तो 750 जब ये सप्लाई करेगी बैटरी, तो इस 15 माइक्रोफैरड पर 750 माइक्रो कूलम ही आएगा, पूरा चार्ज। तो इस पर हमको चार्ज पता है। और फिर इस जंक्शन के बाद, जंक्शन पर आने के बाद इस चार्ज का होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोनों, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज से सॉल्व होने वाला सवाल है। तो टोटल चार्ज 750 दिया हुआ है और V2 के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। हमको बताना है C2 पर कितना चार्ज होगा। तो अब एक प्रॉपर्टी से सोचें, C2 और C3, C2 ये पैरेलल में है, C2 इज इन पैरेलल विद C3। और पैरेलल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वोल्टेज दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम होगा। और C2 के अक्रॉस यदि 20 वोल्ट है तो C3 के अक्रॉस भी 20 वोल्ट ही होगा। और यदि C3 के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल गया है, कैपेसिटी तो पता ही है, तो क्या होगा, हम निकाल सकते हैं Q3, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से। तो कैपेसिटी इज 8 माइक्रोफैरड and voltage is 20 volt. This means the charge on 8 microfarad capacitor will be 160 microcoulomb. और टोटल कितना है, टोटल है 750। तो यहाँ आने के बाद इस नीचे वाले कैपेसिटर पर कितना आ गया, 160। तो बचा हुआ चार्ज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा, C2 के ऊपर। तो बड़ा आराम से सॉल्व हो गया। वो हो जाएगा 750 माइनस 160, तो 600 से 10 कम, मतलब 590 माइक्रोकूलम। ये आ गया हमारा आंसर, 590 माइक्रोकूलम। तो आसान सवाल है, सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 में पूछा हुआ। A 5 microfarad capacitor is charged fully by a 220 volt supply. It is then connected from the supply and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge redistribution is x by 100 joule, then value of x to the nearest integer is. तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और इसको फुल्ली चार्ज किया 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करके, और दूसरा एक अनचार्ज कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैरड का। इसके साथ इस पहले कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, और यदि एनर्जी चेंज, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यदि एनर्जी चेंज x बाय 100 जूल हो, तो x की हमको वैल्यू बतानी है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले में फिर ये नहीं देखना पड़ता हमको कि किन प्लेट्स को हमने पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट किया है प्लेट्स को, या पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सब नहीं देखना होता। फॉर्मूला हम सीधा लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, अभी हमने डिस्कस भी किया था, और क्योंकि यहाँ चेंज बोल दिया ऑलरेडी,
तो हम माइनस साइन के बगैर इसको ऐसा लिखेंगे। C1 C2 आता है ऊपर, याद आ गया होगा आपको। नीचे क्या आता है 2 टाइम्स C1 प्लस C2, यानी ऊपर कैपेसिटीज का प्रोडक्ट, नीचे 2 टाइम्स सम ऑफ कैपेसिटीज, और यहाँ स्क्वायर नहीं आता, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर लें। और इधर क्या आता है, तो इनिशियल जो वोल्टेजेस होते हैं उनके पॉजिटिव डिफरेंस का स्क्वायर या डिफरेंस का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप स्मॉलर माइनस लार्जर भी करेंगे तो स्क्वेयरिंग से तो पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। बस यहाँ वैल्यूज डालेंगे, डेल्टा यू को जूल में निकाल कर इसके साथ इक्वेट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पर इसको सॉल्व करके आपको ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा सोच कर कि ऐसा ऐसा हम एग्ज़ाम में कर लेंगे, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें हमें यूनिट्स पर ध्यान देना है। ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ऊपर कैपेसिटीज़ का प्रोडक्ट तो 5 टाइम्स 2.5, और आप जानते हैं यूनिट की भी स्क्वेयरिंग होती है, तो ऊपर क्या आएगा, माइक्रोफैरेड स्क्वायर हो जाएगा। इस माइक्रोफैरेड का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हमने कैपेसिटी को माइक्रोफैरेड में लिखा है इन प्रोडक्ट। और नीचे क्या होगा, नीचे ये 2 आएगा और सम ऑफ कैपेसिटीज मतलब 7.5, और यूनिट क्या होगा, माइक्रोफैरेड, यानी नीचे आएगा माइक्रोफैरेड, ऊपर माइक्रोफैरेड का स्क्वायर और नीचे माइक्रोफैरेड। और इधर क्या होगा, वोल्टेज के डिफरेंस का स्क्वायर। तो पहला वाला तो 220 वोल्ट पर है वोल्टेज उसका, और दूसरे वाले का वोल्टेज तो 0 है, यानी यहाँ आएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर, यानी 220 टाइम्स 220, क्योंकि यहाँ आएगा 220 माइनस 0, तो 220 इंटू 220, और यूनिट का भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर। अब 1 माइक्रोफैरेड से 1 माइक्रोफैरेड कैंसिल आउट होकर जो बचा वो क्या बचा, वो बचा माइक्रोफैरेड इंटू वोल्ट स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो सकती है, तो ऐसे याद लाएंगे कि हाफ CV स्क्वायर से आई हुई यूनिट हो सकती है। यदि कैपेसिटी को डालेंगे हम किस में, माइक्रोफैरेड में, और ये है वोल्ट स्क्वायर, तो ये बनेगी इसकी यूनिट, मैं यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो ये बनेगा माइक्रो जूल। मतलब आप सीधे सीधे वैल्यूज डालते चले जाएं तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइक्रो जूल में, और उसका कर लिया हमने ये जूल, क्योंकि इसको हमें जूल में दी हुई इस वैल्यू के साथ इक्वेट करना है। ऐसा होगा सब। अब ये 2.5 है, ये 7.5 है, तो ये 3 बार कैंसिल हो गया है, ठीक है। और ये इसको कर दें कैंसिल, 11, ये 2, तो 110 आएगा, 2 ज़ीरोज़ इसके साथ लिख देते हैं। अब क्या लिखता हूँ मैं यहाँ, तो ये 1 0 और ये 1 0 ऐसे दे दिया जाए तो ये तो हो गया 10 टू दी पावर -4। उसके बाद क्या बचेगा, इधर से बचेगा 11, इधर से बचेगा 22, 11 22 5 5 इंटू 11 इंटू 22, और नीचे आएगा 3, नीचे आएगा 3। ऐसा थोड़ा आसान सा हो जाएगा, 5 इंटू 11 इंटू 22/3 टाइम्स 10 टू दी पावर -4 जूल, ठीक है ना। अब और कुछ किया जा सकता है क्या, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस इसको इक्वेट करने का ही काम बाकी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा लिख सकते हैं, 55 टाइम्स 22/3 इंटू 10 टू दी पावर -4 इक्वल्स x/100, और हमें x चाहिए है, तो बस x हमारा आ जाएगा अभी। अब क्या करें, क्या करा जा सकता है, कोई यदि तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो इसको इससे निपटने का, तो कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल से, बस इसको अब सॉल्व करना ही एकमात्र तरीका है। तो क्या करें, x/100, ये कितना हो जाएगा, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, फिर से देखते हैं। x/100 जूल, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ है, तो 55 इंटू 22/3 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल, तो 3 से तो कैंसिल होगा ही नहीं, फिर भी मल्टीप्लाई करके कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो चलो x बराबर कितना, 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -2 हो जाएगा, तो 55 इंटू 22
मैं आपके साथ होता तो आप भी मेरी मदद कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा 300। यहाँ तक तो गाड़ी आई। अब 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 11 बार और ये 60 बार। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि इसे 11 बार 2 से, और ये हो जाएगा 30 बार। तो 121/121, 11 इंटू 11 121 अपॉन 30। तो बस नियरेस्ट इंटीजर बोला था तो ये 4 आ गया है, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन है थोड़ा, उन्होंने जानबूझकर बोला हुआ है टू द नियरेस्ट इंटीजर, वो इसीलिए बोला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सितंबर 2 2020 में पूछा हुआ, क्या बोल रहा है? A 10 microfarad capacitor is fully charged to a potential difference of 50 volt. After removing the source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across them becomes 20 volt. The capacitance of second capacitor is, तो मेरे ख्याल से आसानी होना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, ये फॉर्मूला है। और Q1 को क्या लिख सकते हैं? तो Q1 को हम लिख सकते हैं C1V1, Q2 को C2V2, और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम्स 20 वोल्ट। तो VC कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल जो कॉमन हो गया वो है 20, और यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो पहला कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का, और किस वोल्टेज तक, 50 वोल्ट तक उसे चार्ज किया है, तो ये आएगा माइक्रो कूलम में। और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या बताई हुई है हमें? नहीं बताई, वही तो फाइंड आउट करना है। पर यहाँ पर V2 0 है क्योंकि अनचार्ज है वो। नीचे आएगी टोटल कैपेसिटी, मतलब 10 प्लस C2, तो ये तो 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो 20 का 10 में गुणा हुआ तो 200, और फिर ये हुआ 20 C2, और ये कितना होगा? ये होगा 500 के बराबर। तो 20 C2 इक्वल्स टू 300, तो C2 बराबर आ गया 15, और यूनिट उसकी माइक्रोफैरेड ही होगी। तो C2 कम्स आउट टू बी 15 माइक्रोफैरेड, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आसान सवाल था ये। आगे अब क्या बोल रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स इज 10 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटी C1 C2 वाले दो कैपेसिटर्स की इफेक्टिव कैपेसिटी इन पैरेलल 10 माइक्रोफैरेड दी हुई है। तो पढ़ते ही से आप लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 ये है 10 माइक्रोफैरेड के बराबर। आप जानते हैं पैरेलल में कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज के बराबर होती है। तो एक तो ये बात हुई। आगे बढ़ें। व्हेन दीज कैपेसिटर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट। अब क्या किया, दोनों ही कैपेसिटर्स को अलग अलग, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, 1 वोल्ट के सोर्स के साथ में कनेक्ट किया। तो हुआ क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2, उसको हम U2 लिख सकते हैं। ऐसा करने पर C2 में स्टोर्ड एनर्जी U2, ये कैसी है, 4 टाइम्स जो 1 में एनर्जी स्टोर हुई, मतलब U2 इज 4U1, ये कंडीशन दी हुई है। अब यदि दूसरे कैपेसिटर को, जिसकी कैपेसिटी है C2, वोल्टेज 1 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट करके चार्ज किया है, तो हाफ CV² के फॉर्मूले से एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ C2 इंटू 1 स्क्वायर। वोल्टेज 1 है, और इधर क्या होगा, 4 टाइम्स हाफ कैपेसिटी C1, और वोल्टेज इज अगेन 1 स्क्वायर्ड। तो एक इक्वेशन, एक रिलेशन C1 C2 के बीच यहाँ से आ जाएगा। तो हाफ तो कैंसिल आउट हुआ, 1 स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। C2 बराबर कितना हो गया, तो हो गया 4C1। तो क्वेश्चन तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। बोला क्या आखिर में, इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी।
यानी तीन बातों की मिक्सिंग की है यहाँ, इफेक्टिव कैपेसिटी इन पैरेलल, इन सीरीज एंड एनर्जी स्टोर्ड। अब आगे बढ़ें तो अब हमको चाहिए क्या, फाइनली हमको चाहिए इफेक्टिव कैपेसिटी जब C1 C2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो याद आना चाहिए, फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, प्रोडक्ट अपॉन सम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये दो जो इक्वेशंस आई हैं इनकी मदद से हम C1 C2 की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ C2 फ्रॉम 2 in 1, तो क्या होगा, C1 and C2 is 4C1 equals 10 माइक्रोफैरेड। तो 5C1 बराबर 10, तो C1 बराबर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। दिस इज वैल्यू ऑफ C1 एंड इफ सब्सटीट्यूटेड इन 2, है ना, तो C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा इसका 4 गुना, मतलब 8 माइक्रोफैरेड। तो we got two answers of C1 and C2. Now using in this formula, C equivalent will come out, product of these two, that is 16 upon sum of these two, यानी 10, and the answer will come out in microfarad। आप यूनिट से भी उसको चेक कर सकते हैं, ऑप्शन C करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको डिजिटल बोर्ड पर यदि करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। आपको यदि इसमें आपका एडवांटेज हो रहा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो ये सब देखने से, तो आप कमेंट ज़रूर करो इसमें, ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख पाएँ। तो बचे हुए क्वेश्चंस अब हम डिजिटल बोर्ड पर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।